नमस्कार दोस्तों। तो मैं योगेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस हब पर। आई होप कि जो ये अपनी सीरीज़ चल रही है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, वहां से आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी और आशा करता हूं कि जो अपनी सीरीज़ जो चल रही है वहां से आपको वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी और आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। इसके अलावा जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो यहाँ से पढ़ रहे हैं तो उनका जो चैप्टर है बायोलॉजी का 8th चैप्टर ये है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेम जो टॉपिक है उसी की हम बात कर रहे थे। और अगर वो यहाँ से पढ़ रहे हैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ हमारे पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़े, तो अगर वहाँ पे कोई किसी का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट में बताइएगा। जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको जो है उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं सोल्व करके दूंगा। हम जो पढ़ रहे थे, लास्ट जो क्लासेस हमने ली उसकी अगर बात करें तो उसमें हमने यूकेरियोटिक जो सेल्स थी वो वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। और क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पढ़ा और उसके सारे के सारे फीचर्स और फंक्शंस, उसके अलावा उसके जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में हमने जाना, तो उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक यूकेरियोटिक सेल हमने स्टार्ट किया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो अपना आज का जो वीडियो है होने वाला है, जैसे सेल वॉल हमने पढ़ लिया था, कोशिका भित्ति हमने पढ़ी थी, तो आगे की जो कोशिका झिल्ली है, उसके अलावा ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंत प्रद्रव्य जालिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो है अपना टॉपिक। उसके अलावा आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहलाता है कोशिका का, उसके बारे में। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए बिना किसी देरी के, जो जैसा कि आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी हम बात करेंगे। और इसको अगर हिंदी में नाम है इसका, तो इसका नाम है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमने बात की थी सेल वॉल की, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है, जंतु कोशिका में वो अनुपस्थित होती है, वो हमने बात की थी। लेकिन अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की, तो कोशिका झिल्ली की, तो ये जो है प्लांट यानी पादप एंड एनिमल यानी जंतु जो कोशिकाएं हैं दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। दोनों में ये जो है प्रेजेंट होती है। उसके अलावा अगर इसकी बात करें ये जो है 1950 1950 में 1950 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि विद्युत, हिंदी में अगर मैं इसका नाम बताऊं तो विद्युत सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है। इसके अलावा इसका एक मॉडल जो है हमको पढ़ना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है, और जो है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका सबसे बेस्ट जो मॉडल दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, आई थिंक हिंदी में भी इसका यही नाम है। तो फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है ये दिया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा, तो उसकी भी हम बात करेंगे, जो कि 1972 में दिया गया था। तो ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप साथ के साथ नोट करते जाइए, ठीक है। तो इसी की हम बात करेंगे, और हम डायग्राम पूरा का पूरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसका डायग्राम देखेंगे, और उसके बाद जो है हम इसकी थोड़ी सी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके वर्क फंक्शंस की, और इसकी बायोकेमिकल जो मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो है लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर ये बनी होती है, तो ये भी आप नोट कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लिपिड एंड प्रोटीन ये बनी होती है। फ्लूइड मोज़ेक सबसे प्रसिद्ध जो मॉडल है इसका निकोलसन और सेंगनर ने दिया था, और 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखा गया था क्लियरली। प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पहले से याद भी होगी हालांकि, पर फिर भी एक बार अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। आगे अगर हम बात करें
इसकी स्ट्रक्चर की, तो वो हम एक बार बना लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो वीडियो है रीट लेवल 2 साइंस से जो एग्ज़ाम दे, अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए है। सीटेट में भी ये हेल्पफुल होने वाला है। अगर यहाँ से आपने पढ़ लिया तो साइंस आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो हम बात करेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर है, तो जो मॉडल है मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो ऐसा का ऐसा जो स्ट्रक्चर है ये बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और इनकी लेबलिंग भी हम करेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा एनिमल और प्लांट सेल की लेबलिंग हमने की थी। और अगर किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, उससे क्या है आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। और ये जो टॉपिक है ये और आसान आपके लिए हो जाएगा अगर यहाँ से आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अभी सिर्फ 2 वीडियो हो चुके हैं, और ये जो टॉपिक है ये जो चैप्टर है सेल का जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा एक और नेक्स्ट वीडियो में, या 3 या 4 टोटल वीडियो होंगे इसके उसमें, लेकिन ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये टेल्स है जो कि हाइड्रोफोबिक होती हैं। अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में या क्या इनके नाम हैं। हाँ, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये जो है जैसा कि मैंने ये जो है ये अपना, जैसा कि मैंने आपको बताया जो लिपिड्स हैं, जो लिपिड्स हैं तो उन्हीं से ये फॉस्फोलिपिड्स मिलकर बनते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो है उन्हीं की ये 2 चेन है, यानी बाइलेरिक स्ट्रक्चर होती है। जैसे सैंडविच होता है ना, तो सैंडविच के जैसे स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसमें दोनों तरफ जो है फॉस्फोलिपिड है ना वो प्रेजेंट होता है, और बीच में जो है हाइड्रोफोबिक टेल्स, उसके अलावा कुछ ये पेरिफेरल प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन है वो उपस्थित होते हैं। क्योंकि ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है तो ये हेल्पफुल होती है चीज़ों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेल के अंदर या बाहर। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो मिडिल लेविला और जो सेल वॉल है उसको ब्रेक करके रखता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी जो है ट्रांसपेरेंट होती है मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत के अनुसार उनके लिए। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड जो है उसकी ये बाइलेयर यानी 2 लेयर बनी होती है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक अब हाइड्रोफोबिक इसको इसीलिए बोला है कि ये जो है वाटर को रिपेल करती है, यानी कि जो जल है उससे ये दूर भागती है। ठीक, तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो यानी जल या वाटर, और फोबिक यानी जिससे फोबिया, फोबिया का अर्थ होता है बायोलॉजी की लैंग्वेज में डर। ठीक है, या जिससे दूर जाना। ठीक है, तो वो रिपेल करती है जल को, इसीलिए हाइड्रोफोबिक टेल्स ये कहलाती है। ठीक है, ये जो है इसकी अगर बात करें तो ये कोलेस्टेरॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और अगर बात करें इसकी तो ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है। इनके भी अलग अलग वर्क है, उनकी हम बात करेंगे। और ये जो है ये प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, ये भी उपस्थित होते हैं। इनका भी क्या काम है, इनको इंटीग्रल प्रोटीन क्यों कहा जाता है उसकी भी हम बात करेंगे। और इसके ऊपर जो है चेन जैसी स्ट्रक्चर है, ये जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं कोई प्रोटीन के, या कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर या बाहर ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो ये डायग्राम आप बनाइए एक बार, उसके बाद जो है इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा। ये जो है हाइड्रोफोबिक टेल्स है, और ये जो है नॉन पोलर होती है, यानी कि पोल्स यानी कि इनमें कोई चार्ज नहीं होता उपस्थित, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, जबकि ये जो है
ऊपर ये पोलर होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये जो जल है उसको अट्रैक्ट करते हैं या उसके मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो एक साइड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की साइड होगी और एक साइड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड होगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो दोनों की सेम होगी। मतलब पूरी की पूरी सैंडविच, आप जैसा आपने देखा होगा कि ऊपर नीचे से जैसे सामान होता है उसके बीच में जो है कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भरी होती है, तो उसी प्रकार से ये जो है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर जो बनी हुई है, दो लेयर जो है फॉस्फोलिपिड की, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें उपस्थित होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हो गई। और ये जो है स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि दिया था किसने, देता हूँ। ये जो है कौन सा मॉडल है, मैं एक बार इंक डाल देता हूँ इसके अंदर, तब तक आप डायग्राम बनाइए। ये जो है स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, तो ये जो है किसने, इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये जो है किसके द्वारा दिया गया था उसका भी मैं नाम बताऊंगा। आपने अगर डायग्राम बना लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये किसके द्वारा दिया गया था उसकी अगर हम बात करें तो ये जो है दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन ने, और वो भी कब, 1972 में। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा ही दिया गया था 1972 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो अपने स्ट्रक्चर देखी, इसके अंदर हमने जो लिपोप्रोटीन की जो चेन है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल की मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके पास जो है हाइड्रोफोबिक क्या थी, हाइड्रोफोबिक टेल्स हमने देखी थी, जो कि वाटर जो है, जल जो है उसको रिपेल करती है, रिपल्सन यानी जल से, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे किसी को समझ नहीं आया हो तो, दूर भागती है। यानी एक्वस जो एनवायरनमेंट है, जो जलीय जो पर्यावरण है, वातावरण है, उससे उसको दूर रखा जाता है। इसीलिए जो है पोलर जो हेड है, पोलर हेड का मतलब मैं आपको बताऊं, जो गोले गोले बने हुए थे, यानी जो बाहर की साइड है, नीचे टेल्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी, तो ये जो है उसका हेड है और ये जो है उसकी टेल है। ठीक है, तो पोलर हेड इसीलिए बोला है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नहीं होते, हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो पोलर जो एंड है, वो हेड जो चारों तरफ उपस्थित होते हैं दोनों तरफ, वो उसको एक जल से अलग रखते हैं, सेपरेट रखते हैं। पोलर हेड इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी छोटी सी चीज जो बाकी रह गई अपनी, ये जो है सेलेक्टिव परमिएबल। अब इसका मतलब मैं आपको बताऊं, इसका मतलब क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल ये होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि कोशिका से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना है, तो ये सेलेक्ट करके उसको बाहर निकालती है, सिर्फ उसी को बाहर निकालेगी। उसके अलावा जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है उसको ये सेलेक्ट करके बाहर अगर उपस्थित है तो अंदर ले लेगी। तो ये इसका ऐसा चलता रहता है, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारी स्किन अगर रूखी रूखी सी है या सूखी है, जो कि सर्दियों में, विंटर्स में अभी के टाइम पे ऐसा देखने को मिलता है ज़्यादा, तो जब हम वहाँ पे कोई क्रीम, लोशन या फिर कोई ऑयल यूज़ करते हैं तो आसानी से हमारी स्किन के अंदर, क्योंकि ज़रूरत है सेल्स को, क्योंकि सेल्स डैमेज हो जाएंगी ठंड में या विंटर के कम टेम्परेचर की वजह से, तो वो आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ऑयल को। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, जब हम स्वेटिंग होती है, पसीना आता है और जो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो सेल्स हैं वो बाहर निकालती है अपने अंदर प्रेजेंट वाटर को। ठीक है, और वो जो सेल्स हैं वही पसीना जो वाटर जब बाहर निकलता है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी बाहर निकलती हैं, तो वो क्या करती है, जो सेल्स हैं अपनी स्किन की, वहीं से तो वो निकलती हैं। ठीक है, वो स्वेटिंग के रूप में बाहर आती है, क्योंकि बॉडी को और वाटर की ज़रूरत नहीं है। और भी कारण है स्वेटिंग के, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस करने के लिए भी स्वेटिंग बहुत आवश्यक है। लेकिन मैंने जस्ट एग्जांपल बताया कि अगर स्वेटिंग आपको हो रही है तब सेल्स को किसी भी टाइप के मॉइस्चर की जरूरत नहीं है। और जब आप ऑयल लगाएंगे या लोशन लगाएंगे गर्मियों में तो आसानी से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आपको समझ में आया होगा कि सेलेक्टिवली परमिएबल ही होती है। ठीक है, यानी कि जिस टाइम पे सेल्स को जिस चीज़ की जरूरत होती है तो बाहर से ले सकती है, दूसरी कोशिकाओं से ये ले सकती है,
और अगर ज़रूरत नहीं है तो किसी और बाहर निकाल सकती है, दूसरी कोशिकाओं को ये चीज़ें दे सकती है। तो ये इस प्रकार काम करती है। हम अब जो है इसकी बायोकेमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, बायोकेमिकल कंपोनेंट्स के बारे में हम देखेंगे। तो एक बार ये नोट कीजिए, उसके बाद हम उनको देखते हैं। तो अब जो है हम बात करने वाले हैं बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में, ठीक है। उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे वो देखते हैं। बहुत बड़ा ही टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप टॉपिक डाल लीजिए, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, ठीक है। नोट्स है ना, वो हमेशा आप शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो वहाँ पे तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है राइटिंग की। लेकिन अगर नॉर्मल जैसे 11th क्लास के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो अगर वो, क्योंकि उनको लिखने की जरूरत है, तो फिर आप फुल लिखिए, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी स्पेलिंग्स वगैरह लिखिए। उससे क्या होगा कि आपको जो है प्रैक्टिस रहेगी स्पेलिंग्स की भी, और साथ ही साथ चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेंगी। और क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में जो है आप नोटबुक में ऐसे शॉर्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कंप्लीट लिखिएगा, उससे हैबिचुअल रहेगी वो चीज़ें आपके लिए, ठीक है। बायोकेमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इनसे बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमने बात की। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो है इनका जो है स्पेसिफिक सेल में, अलग अलग सेल्स में ज़रूरत के अनुसार इनका जो है अलग अलग कंपोजिशन और रेशियो होता है, ठीक है। तो जो है रेशियो जो है इनका प्रोटीन और लिपिड्स का अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है। तो अगर बात करें आरबीसी की, ह्यूमन आरबीसी की अगर बात करें तो उनके अंदर जो है अपना 52% तो प्रोटीन होता है, ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं, और 40% जो है वो लिपिड उसके अंदर उपस्थित होता है, जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर। तो ये जो है आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको अगर बताऊं, वो जो है इस स्ट्रक्चर का, उसमें क्या होता है कि ये जो है इसके अंदर जो एक और जो मैं बता रहा था आपको बात, इसके अंदर जो लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिपिड्स पाए जाते हैं वो अर्ध अर्ध तरल अवस्था में पाए जाते हैं, यानी उसको बोलते हैं क्वैसी फ्लूइड नेचर के जो है लिपिड्स, वो उसके अंदर पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उससे क्या होता है कि जो है चीज़ों कोई भी जो जैसे हमने स्ट्रक्चर जब बनाई थी तो कोशिका के अंदर बाहर जब चीज़ें भेजनी है या कुछ करनी है तो वो जो है लिपिड के जो मॉलिक्यूल है वो हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको अंदर या बाहर पहुंचाने में, ये जो कोशिका है उससे होते हुए। तो वो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि जो लिपिड्स हैं इनके अंदर, जो लिपिड्स हैं इसके अंदर वो होते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर वाले, ठीक है। हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इसको बोलते हैं अर्ध तरल प्रकृति, जो है अर्ध तरल प्रकृति वाले जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनका क्या काम है कि ये आसानी से जो है किसी भी चीज़ को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और उसी के साथ जो है ये परमिएबिलिटी का है, परमिएबिलिटी के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, अच्छी बखूबी अपना रोल निभाते हैं। और इसकी किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ये एबिलिटी है चीज़ों को लिपिड्स के रूप में, मतलब ये अर्ध तरल प्रकृति वाले लिपिड्स के रूप में उनकी मदद से अंदर बाहर भेजने की, या परमिएबिलिटी की जो एबिलिटी है, इसी को फ्लूइडिटी बोलते हैं। यानी जिस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने क्वासी फ्लूइड नेचर वाले जो है लिपिड्स ज़्यादा उपस्थित होंगे, उसकी जो फ्लूइडिटी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो तरल रूप में आ जाएगी और उसकी फ्लूइडिटी जो है बढ़ती जाएगी। तो इसी से इसको जो है, इसी की वजह से जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी जो है वो क्या कहलाती है, कौन सी एबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो ये आप नोट कीजिए सारी की सारी चीज़ें।
आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गई ये चीज़ तो आसानी से इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब जो है हम देखेंगे कि जो है फ्लूइड जो नेचर है मेम्ब्रेन की वो किस प्रकार हेल्प करती है सेल्स को, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगला जो टॉपिक है आप डालिए, फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन। ठीक है, तो किस किस चीज़ के अंदर वो हेल्प करती है। जो फ्लूइड नेचर है, ठीक है, जो फ्लूइड नेचर है कोशिका की, यानी कि तरल तरल प्रकृति है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये जो है किस प्रकार मदद करती है। ठीक है, तो एक तो हेल्प्स इन, पहली जो चीज़ है ग्रोथ के अंदर हेल्प करेगी। ठीक है, दूसरा जो है एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंगल्फिंग वगैरह में हेल्प करेंगी। एंडोसाइटोसिस अभी हम आगे आपको बताएंगे, जब ये टॉपिक आएगा तो उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सेल डिवीजन में हेल्प करेगी। ठीक है, उसके अलावा जो है चौथे नंबर पर क्रिएशन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये सारी 4-5 चीज़ें हैं जिनके अंदर ये फ्लूइड नेचर है जो कोशिका का वो मदद करता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए, ये आपको समझ आया होगा। इसमें तो समझने जैसी कोई चीज़ नहीं। ग्रोथ यानी वृद्धि जो होगी कोशिका की उसके अंदर ही मदद करेगी। एंडोसाइटोसिस है, इसका हिंदी में मैं देख लीजिएगा आप, अगर नहीं मिले तो फिर मुझे बताइएगा, मैं एक बार चेक करके नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। या तो सेल डिवीजन जो है कोशिका विभाजन में मदद करेगी। सिक्रेशन यानी उत्सर्जन के अंदर ही मदद करेगी। ठीक है, तो ये भी नोट कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं कोशिका के जो है परमिएबिलिटी की। ठीक है, तो उसी की हम बात करेंगे। उसमें जो है 3 प्रकार से जो है उसका परमिएबिलिटी हो पाई जाती है। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। तो ये आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम बात करते हैं जो है सेलेक्टिवली, हमने बताया था सेलेक्टिव परमिएबल ये मेम्ब्रेन है। तो हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 2-3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन पाए जाते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन भी पाया जाएगा। और जो है ये जो है पैसिव जो है बात करें तो इसके अंदर जो है एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और इसकी एक सबसे अच्छी विधि है वो है डिफ्यूजन, एक मेथड है डिफ्यूजन, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। डिफ्यूजन जो है उसके माध्यम से, इसको शायद हिंदी में विसरण कहते हैं इस प्रक्रिया को, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो है एनर्जी इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती है, एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, किसी प्रकार की ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इसको बोला जाता है। तो डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो विसरण की, तो इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हैं इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं पहले एक एग्जांपल आपको देता हूँ फिर उसके बाद आपको समझ आएगा। जैसे कि इस कोने में अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, मॉस्किटो कोयल अगर आप जलाते हैं, किसी भी प्रकार का अगर धुआं इस कोने में आप करते हैं तो वो जो है ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद आपको उसकी सभी जगह आसपास इस रूम के अंदर समान रूप से जो है उसकी जो है स्मेल आने लगेगी या उसकी जो है खुशबू आने लगेगी। अगर आप किसी व्यक्ति ने इस कोने में अगर परफ्यूम यूज़ किया है तो आसपास थोड़ी देर बाद उसकी जो है फ्रेग्रेंस है वो फैल जाएगी। तो यही जो है डिफ्यूजन का काम है। यानी क्या होता है कि किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल का अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है घूमना होता है, ठीक, जाना, लेकिन बीच में जो है किसी प्रकार का बैरियर उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वो जो है डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, यानी आप ध्यान रखिए किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक, हायर कंसंट्रेशन का मतलब मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जब कोई भी प्रकार का अणु का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और बीच में किसी प्रकार का जो है बैरियर या रुकावट नहीं होती तो वो जो है डिफ्यूजन कहलाता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा कि इसके अंदर ऊर्जा जो है उसकी जरूरत नहीं होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और डिफ्यूजन के द्वारा जो है ये कंप्लीट होता है। तो
दूसरा जो है हम बात करें अगर वाटर की, तो जो सेल है वाटर जो है इसका तो एक सिंपल सा मेथड है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको बोलते हैं परासरण, ओस्मोसिस को बोलते हैं परासरण। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ इसको सुनकर आप लिख सकते हैं, या फिर अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप छोटे बच्चे हैं नहीं, और वैसे भी जो मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि अगर साइंस आप पढ़ रहे हैं तो चाहे आपको छोटी सी चीज़ याद हो, अगर चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद के विचारों से वहाँ पे अपनी खुद की मेमोरी जो है उसको यूज़ करके, ब्रेन को यूज़ करके आप और बेहतर लिख सकते हैं। और खुद के वर्ड्स में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार के जो नंबर हैं वहाँ पे आपके नहीं कटेंगे अगर आपको चीज़ें समझ आइए और सामने वाले को आप समझा सकते हैं तो परासरण की अगर मैं बात करूँ, ओस्मोसिस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपने पढ़ा होगा कि जो वाटर है, वाटर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें यूज होगी, ठीक है। SPM जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो है वाटर जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जहाँ पे जल की, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन से, ज़्यादा सांद्रता से किसी मॉलिक्यूल की वो अपनी खुद की कम सांद्रता की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो है वाटर, यहाँ पे वाटर जो है वो ट्रांसफ़र होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि क्या होगा वाटर के अंदर। जैसे कि आपने पहले चाशनी बनाई, ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर जब शुगर हम सॉल्यूशन बना देते हैं, शुगर सॉल्यूशन उसको हीट करेंगे तो चाशनी वो बन जाएगी, ठीक है। उसके अंदर जब हम किशमिश डालेंगे तो किशमिश जो है वो सिकुड़ जाएंगे। क्या होगा कि बाहर जो है अगर शुगर सॉल्यूशन जो बनाया है हमने, तो पानी के अंदर अगर शक्कर की मात्रा ज़्यादा है किशमिश के अंदर उपस्थित शक्कर से भी, तो वहाँ के जो पानी को वो बाहर खींच लेगी, क्योंकि बाहर जो है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता ज़्यादा है। जो चाशनी बनी है वो गाढ़ी चाशनी बनी है, अगर मैं देसी भाषा में आपको समझाऊँ तो अगर गाढ़ी चाशनी है तो किशमिश जो है वहाँ उसको सिकोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो पानी है सेल्स के अंदर का, किशमिश भी एक प्रकार की सेल है, ठीक है, रेजिन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से वो वाटर को बाहर निकाल लेगा। जबकि क्या होगा अगर हम नॉर्मल पानी में किशमिश को डालेंगे तो नॉर्मल जो डिस्टिल वाटर या नॉर्मल बिल्कुल प्योर पानी है तो उसमें सिर्फ मिनरल्स उपस्थित होते हैं, किसी प्रकार की कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं होती, किशमिश से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ पे जो है इस बार कंसंट्रेशन जो है अंदर की तरफ ज़्यादा है किशमिश के अंदर, ठीक है, लेकिन बाहर कंसंट्रेशन जो है वाटर की वो कम है। वाटर यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर है वो ट्रांसफर होगा किशमिश के अंदर की साइड, यानी जो सेल है उसके अंदर की साइड, ठीक है, क्योंकि अंदर जो है कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन, और बीच में जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको बोला है हमने, जो किशमिश है उसके चारों तरफ की जो दीवार है, जो वाल है, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली बोला जाता है। तो किसी भी प्रकार की जो सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के तरह भी कार्य करती है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह भी वर्क करती है। तो ये ऑस्मोसिस भी आपको समझ आया होगा, और वाटर का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये आप नोट कीजिए, ठीक है, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो थर्ड है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की, इसमें क्या होगा कि एनर्जी यूज आएगी या रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है। अब जो है इसका मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल बताऊँ, एनर्जी रिक्वायर है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है जब पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो जो है अपनी सेमी प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ भी क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं लिपिड्स के, तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल जो है वो इससे आर पार नहीं हो सकते। पोलर यानी जो आयोनिक जो है, आयंस जिनके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक, आयंस मैंने आपको केटाइन और एनाइन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, केटाइन और एनाइन होते हैं, तो वो अगर उपस्थित है, ठीक है, तो वो जो है पोलर नेचर के कारण जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है उसकी पोलर नेचर के कारण जो है वो ट्रांसपोर्टेशन उसका नहीं हो पाता, तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाना पड़ता है। जो बीच में हमने देखा था इंटीग्रल प्रोटीन जो थे उनके द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उसके अंदर एटीपी रिक्वायर होती है, यानी एटीपी की खपत होती है, उसके अंदर ऊर्जा की खपत होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा सेल्स के अंदर बनाई जाती है, ठीक है, और उसी से पूरी बॉडी अपनी चलती है, वहीं से एनर्जी हमको मिलती रहती है।
तो उसी की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यही होता है कि एनर्जी रिक्वायर होती है। और पोलर जो मोलिक्यूल्स हैं, और इसका एग्जांपल की अगर आप बात करें तो वो जो है कहाँ पे काम आता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, उसकी अगर हम बात करें तो वो है अपना सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम जो पंप है वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। तो ये आपको समझ आया होगा। सोडियम और पोटेशियम जो पंप है ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होता है। तो ये नोट कीजिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। एक नोट कीजिए एक बार, ये जो टॉपिक है अपना लगभग क्लियर हो चुका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। अब जो है अगर हम बात करें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, तो उसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखना है।